हेलो स्टूडेंट। चलो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, पार्ट बाय पार्ट है, इसमें कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग करके। यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। कैन यू शील्ड अ बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाई मैटर बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो स्फीयर और बाय सम अदर मीन्स। तो अब ये प्रॉब्लम जो है ये इस एक्सरसाइज के लेवल का है नहीं, बिकॉज जिस बच्चे ने खाली क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ी है, क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ी नहीं है, वो इस पहले वाले स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं समझ सकता है। जो लोग इसको 12th कर की पढ़ाई करने के बाद देख रहे हैं उनके लिए, और बाकी लोगों के लिए मैं हल्का समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास कोई चार्ज क्यू रखा है और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज क्यू डैश रखा है, और मैं इस क्यू डैश को किसी मेटल के स्फीयर में रख दूं। तो चूंकि मेटल में फ्री चार्ज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या होगा, इस क्यू के अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस साइड आ जाएंगे। और चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव करके इस साइड आ जाएंगे, इसलिए ये वाला साइड अपोजिटली चार्ज यानी कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अब जो मेरा क्यू डैश होगा, इस पे एक तो क्यू की वजह से फोर्स लग रहा होगा, जिसको मैं एफ क्यू लिख सकता हूँ। फॉर द टाइमिंग में दोनों को पॉजिटिव मान ले रहा हूँ। तो एक तो क्यू डैश पे इस क्यू की वजह से इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा पॉजिटिव। और दूसरी बात यह है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इस क्यू डैश को इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहे होंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इस क्यू डैश को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज इस क्यू डैश को अट्रैक्ट करेगा। तो एक और फोर्स लगेगा, जिसको थोड़ी देर के लिए मान लो मैं एफ डैश कह लेता हूं। तो एफ डैश जो है वो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स है, और एफ क्यू जो है वो इस क्यू की वजह से फोर्स है। तो ये बड़े ही डिटेल के एनालिसिस के बाद ये निकल करके आता है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि ये एफ क्यू और एफ डैश ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, सच दैट नो टोटल फोर्स ऑन क्यू डैश जीरो हो जाता है। इसी चीज को ये कह रहे हैं, यू कैन शील्ड अ चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बाय पुटिंग इट इनसाइड अ हॉलो कंडक्टर। तो ये तो बात हो गया इलेक्ट्रिकल वाले साइड पे। ग्रेविटेशन वाले साइड पे ये पूछ रहे हैं कि क्या ही हम लोग ऐसा काम ग्रेविटी के लिए भी कर सकते हैं, कि मान लो कोई यहाँ पे क्यू डैश और क्यू ना होकर के एम डैश और कैपिटल एम होते, तो किसी तरीके से मैं एम डैश को कैपिटल एम के इन्फ्लुएंस से बचा सकता। तो इस सेकेंड पार्ट का आंसर है नो। और ये नो इस वजह से है क्योंकि जैसे मेरे पास मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही ग्रेविटी में कोई फ्री पार्टिकल नहीं होते जो इस शेल में मूव करके आगे पीछे हो जाए और उनका फोर्स इस कैपिटल एम की फोर्स को कैंसिल कर दे। ये सारी चीजें ग्रेविटी में नहीं होती हैं, इसलिए ये जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर नो हो गया। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहे हैं, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। बिकॉज जब वो चारों तरफ घूम रहा है, तो जिसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटी का फोर्स है एफ जी, ये एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो नेट एक्सेलरेशन जो उसको डिटेक्टेबल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब वो ग्रेविटी को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब कह रहे हैं, इफ द स्पेस स्टेशन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ हैज लार्ज साइज कैन ही होप टू डिटेक्ट ग्रेविटी। तो अगर वो फिर से अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो अर्थ की ग्रेविटी तो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। अब लार्ज साइज जो है ये क्वेश्चनेबल वर्ड है। अगर लार्ज इतना लार्ज है कि उस स्पेस स्टेशन की ग्रेविटी भी सिग्निफिकेंट हो जाए, तो ही विल डिटेक्ट दैट ग्रेविटी। बट मोस्ट प्रोबेबली इतना बड़ा कोई स्पेस स्टेशन होगा नहीं, इसलिए इसका आंसर भी नो ही दूंगा मैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन टू दैट ड्यू टू द मून, you would find that sun's pull is greater than the moon's pull. However, the tidal effect of moon's pull is greater than the tidal effect of sun. Why? ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा था, तो मैंने 11th-12th में नहीं देखा था। ये क्वेश्चन मैंने पहली बार जा करके जब मैं आईआईटी में पहुंच गया था तब मैंने देखा था। और मैंने आईआईटी दिल्ली में एक बहुत ही सीनियर फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, और उनसे जब ये सवाल पूछा था तो वो मतलब पहली बार में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए थे। इतना मुश्किल सवाल है। मुझे पता नहीं ये सवाल एनसीईआरटी वालों ने
यहां पर क्यों दिया, बिकॉज आपके लिए भी इसको सॉल्व कर पाने में दिक्कत है। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। अगर हो पाएगा तो मैं एक अलग से इसका डिटेल्ड सोल्यूशन बना करके पोस्ट करूंगा, पर फिलहाल अब इसका एक छोटा सा पॉइंट बता दे रहा हूं। तो असल में हो क्या रहा है कि सपोज करो ये अर्थ है और यहां पर कोई दूसरी हेवनली बॉडी है, ये मून भी हो सकती है, सन भी हो सकती है। तो जो टाइड है वो इस मून या सन के पुल की वजह से नहीं आता। हो गया क्या कि सपोज करो ये जो भी हेवनली बॉडी है, ये अर्थ के सेंटर पे कोई फोर्स एफ लगा रही है। तो ये वाली जो सरफेस होगी, यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा ये एफ प्लस डेल्टा एफ होगा, और यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो एफ माइनस डेल्टा एफ होगा। बिकॉज जो फोर्स होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इस सरफेस का जो डिस्टेंस हेवनली बॉडी से है वो थोड़ा कम है, इसलिए यहां पर फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और इस वाली सरफेस का फोर्स जो हेवनली बॉडी से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए यहां पर फोर्स कम लग जाएगा। तो यानी कि यहां पर लगने वाला फोर्स थोड़ा एफ से ज्यादा है, यहां पर लगने वाला फोर्स एफ से थोड़ा कम है। अब जब हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में इन तीनों फोर्सेस को देखेंगे, तो चूंकि अर्थ खुद मूव कर रही होगी, इसलिए अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं बैठ करके देखूं, तो ये जो एफ एफ और एफ है, इनके इफेक्ट कैंसिल हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा एज इफ यहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इधर पर डेल्टा एफ फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, और यहां पर माइनस डेल्टा एफ इधर लग रहा है। इसका मतलब प्लस डेल्टा एफ इधर की तरफ लग रहा है। तो ये जो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जा रही है, जो हेवनली बॉडी की वजह से जो फोर्स है वो पूरी अर्थ पे यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि इस वाली साइड पे ज्यादा है, इस वाली साइड पे कम है। इसकी वजह से मुझे अपेरेंटली ऐसा दिखाई देगा कि एज इफ इस सरफेस पे एक डेल्टा एफ फोर्स इधर लग रहा है, इस सरफेस पे डेल्टा एफ फोर्स इधर लग रहा है। चूंकि ये जो डेल्टा एफ फोर्स होगा, इस डेल्टा एफ के मैग्नीट्यूड को मैं डी एफ बाई डी आर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकता हूं। बिकॉज डी एफ बाई डी आर है रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, और इंटू यहां से यहां तक जाने में जो रेडियस ऑफ अर्थ डिस्टेंस है, वो सन से या मून के डिस्टेंस के कंपैरिजन में डेल्टा आर ही समझो, उसको बहुत ही छोटा है। इसका मतलब जो टाइड का इफेक्ट है कि कहां पर कितना टाइड आएगा, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल ना हो करके ये डी एफ बाई डी आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब क्या है, अगर मान लो यहां से मैं दूरी देखूं, तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू माइनस जी एम एम बाई आर स्क्वायर होगी। तो डी एफ बाई डी आर जो होगा वो माइनस जी एम एम तो कॉमन हो जाएगा, और आर की पावर माइनस टू का डिफ्रेंसिएशन माइनस टू बाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएंगे, तो ये टर्म प्लस टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर क्यूब पे डिपेंड करता है। और अब मैं यहां पर एक बार जी और स्मॉल एम तो सेम ही रहेंगे, यहाँ ये पानी का मास है, और ये जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू सॉरी, और ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अगर मैं मास ऑफ सन बाई आर एस का क्यूब, जहां पर आर एस जो है वो अर्थ से सन की दूरी, और ऐसे ही मास ऑफ मून और आर एम का क्यूब कंपेयर करूं, जहां पे आर एम इज अर्थ से मून की दूरी, तो मेरा ये वाला टर्म छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो डी एफ बाई डी आर है वो सन के लिए छोटा होता है, मून के लिए ज्यादा होता है, इसीलिए मून का जो टाइडल इफेक्ट है वो सन से ज्यादा होता है। फिर से मैं बता दूं, इतनी सारी मैथमेटिक्स करके समझाना इस तरह के सवाल किसी भी तरीके से एनसीईआरटी लेवल पे मुझे नहीं लगता है आएंगे। तो अगर ये सारी समझ लेने के बाद अगर आप इसको एक लाइन में लिखना चाहो, अब अगर मान लो आपको इतनी सारी मैथमेटिक्स ना करनी हो, लेकिन आप ये बात समझ गए हो और आप उसको एक लाइन में लिखना हो, तो इस वाई का आंसर आप ये लिखोगे कि टाइडल इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स ऑफ force
एफ ऑफ हेवन सन ऑब्लिक मून, it depends on df by dr which is greater for moon। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक लाइन लिख सकते हो बिना उस सारे डिटेल में गए। उसको डराइव करना तो फिर अपने आप में और भी बड़ा काम है जो आपको करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, तो मैं जल्दी जल्दी से करा दे रहा हूं। पहला पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, तो हमने निकाला कि g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई आर ई, तो इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। फिर कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज ऑब्लिक डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ, तो यहां पे मैंने निकाला g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस डी बाई आर ई, तो यहां पर भी डिक्रीजेस। फिर थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ बॉडी, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, बिकॉज जी का फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू है जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। और फोर्थ पार्ट कह रहे हैं फॉर्मूला माइनस जी एम एम अपॉन 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं फॉर्मूला माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम 1 बाई आर टू माइनस 1 बाई आर वन इज मोर और लेस एक्यूरेट देन फॉर्मूला एम जी आर टू माइनस आर वन, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर एक्यूरेट बिकॉज ये ग्रेविटी में जो चेंज है उसको कंसीडर करता है। एम जी आर टू माइनस आर वन जो है, जिसको मैंने एम जी एच टू माइनस एच वन करके ड्राइव किया था, उसमें मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी में वेरिएशन को के चेंज को कंसीडर नहीं कर रहा था, तो ये ज्यादा एक्यूरेट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं सपोज देयर एग्जिस्टेड अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन ट्वाइस एज फास्ट एज द अर्थ। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट वाज हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, तो यहां से ट्वाइस फास्ट मतलब चक्कर लाने में आधा ही टाइम लगा रहा है, तभी उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डबल है। व्हाट वुड बी इट्स ऑर्बिटल साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ, तो बेसिकली यहां पर मुझे जो केपलर का थर्ड लॉ है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, वो लगाना होगा। तो मैं ए को करीब करीब साइज के बराबर रेडियस के बराबर ले लूंगा, तो यहां से टी प्लैनेट का स्क्वायर अपॉन टी अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लैनेट का क्यूब अपॉन आर अर्थ का क्यूब, जहां पे आर प्लैनेट उस प्लैनेट का सन से डिस्टेंस है और आर ई जो है अर्थ का सन से डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू हाफ का स्क्वायर हो गई जो कि 1/4 हो जाता है। तो यहां से आर पी बाई आर ई की वैल्यू 1/³ हो जाएगी, या रेडियस ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट बाई √4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं लो one of the satellites of Jupiter has an orbital period of 1.769 days and the radius of orbit is 4.22 into 10 to the power of 8 meter. Show that mass of Jupiter is about 1,000th that of Sun. तो अगर मैं लो के लिए लिखूं तो लो के लिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी, और यहां पर मास ऑफ ज्यूपिटर इनटू रेडियस ऑफ लो का क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू आर क्यूब होता था, तो लो के लिए टाइम पीरियड ऑफ लो का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम ऑफ ज्यूपिटर, क्योंकि लो ज्यूपिटर के ज्यादा मूव कर रहा है, इनटू आर एल का क्यूब, जहां पे आर एल लो का रेडियस ये है और टाइम पीरियड ऑफ लो 1.769 है, ये आ गया। और ऐसे ही अगर मैं अर्थ के लिए लिखूं, ठीक है, बिकॉज अर्थ के बारे में मेरे को डेटा पता है, तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी एम एस, ये मास ऑफ सन होगा, यहां पर जुपिटर था, यहां पे समझ आएगा, इनटू आर ई का क्यूब, ये गंदा आ गया है, ये टर्म आर एल का क्यूब है और ये आर ई का क्यूब है। इस आर ई की वैल्यू
15 करोड़ किलोमीटर्स है, इसको कन्वर्ट कर लेना। इस टीई की वैल्यू 365 डेज है, टीएल की वैल्यू 1.769 डेज दी ही है, और आरएल की वैल्यू दे रखी है। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये 4 पाई² कैंसिल हो जाएंगे, यहां से mj/ms की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करोगे तो किसी तरीके से 1/1000 आ जाएगी। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अपने आप सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि लेट अस अज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 into 10⁻11 stars, each of one solar mass. How long a star at a distance of 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? Take the diameter of Milky Way to be 10⁵ light years. तो बेसिकली अगर मैं मिल्की वे का डायमीटर 10⁵ लाइट ईयर लूंगा, तो जो इसका रेडियस आर होगा उसकी वैल्यू 50,000 लाइट ईयर होगी। तो इसका मतलब एक स्टार है जो कि 50,000 लाइट ईयर जैसे आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। मुझे इसका टाइम पीरियड बताना है, तो फिर से मुझे t² इज इक्वल टू 4 पाई² बाई GM इंटू आर का क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर r की वैल्यू 50,000 लाइट ईयर ले लूंगा। लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये ध्यान रखना, बिकॉज लाइट ईयर में मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं। यहाँ पे SI यूनिट्स की वजह से डिस्टेंस मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो मास है वो इस गैलेक्सी का मास हो जाएगा। तो जिस भी सर्कल में घूम रहा होगा, क्योंकि जो मिल्की वे गैलेक्सी का सारा मास होगा वो इसके अंदर ही कंसंट्रेटेड होगा। और फॉर द टाइम बीइंग, चूंकि मुझे कोई डिटेल दिए नहीं है, तो मुझे ये एज्यूम करना होगा कि यूनिफॉर्मली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो m की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁻11, ये नंबर ऑफ स्टार्स हो गए, इंटू मास ऑफ सन। ये तुमको बुक में से देखना होगा। तो यहाँ से मास आ गया, g आ गया, 4 पाई² आ गया, r³ आ गया, यहाँ से t² आ जाएगा, यहाँ से टाइम पीरियड निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो फर्स्ट है, इफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हम लोगों ने डराइव किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है, और ये हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव है। तो इसका मतलब इसका आंसर टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया। पार्ट बी में कह रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज मोर और लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑर्बिट एट द सेम हाइट। पार्ट बी में कह रहे हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज मोर या लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट द सेम हाइट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सपोज करो मेरे पास अर्थ के सेंटर से r दूरी पर कोई सैटेलाइट है m मास का, जो कि ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को, और मुझे इसको इंफिनिटी तक भेजना है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि r ही दूरी पर एक m मास का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रखा है और इसको इंफिनिटी पे भेजना है। तो जो अगर मैं इसको केस 1 लिखूं और इसको केस 2 लिखूं, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो -GMM/r इक्वल ही है। लेकिन यहां पर जो मेरे पास सैटेलाइट है, क्योंकि वो मूव कर रहा है, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है जिसकी वैल्यू +½ ऑफ GMM/r हो जाएगी। मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी -½ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो यानी कि फर्स्ट केस में जो टोटल एनर्जी है वो -GMM/2r हो जाएगी, जबकि सेकेंड केस में जो टोटल एनर्जी होगी वो -GMM/r होगी। तो ऑब्वियसली जो कि फर्स्ट केस में टोटल एनर्जी ज्यादा है, इसलिए उसको इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए मुझे थोड़ी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब फर्स्ट केस में मुझे लेस एनर्जी लगेगी और सेकेंड केस में मोर एनर्जी लगेगी। तो यहां पर लेस आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं डज द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड ऑन ए मास ऑफ द बॉडी। तो नहीं, ये तो नहीं होती, हमने डराइव कर रखा है। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2gme बाई RE होता है। बी द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड। अब ये पार्ट बी बहुत ही गड़बड़ हो गया, बिकॉज जितना मुझको एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है उसके हिसाब से इसका आंसर नो है। पर अगर मैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन ले लूँ, जो मैंने तुमको अलग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से सिखाया, तो चूंकि रोटेशन की वजह से अलग अलग जहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो अलग अलग होती है, इसलिए फिर इसका आंसर यस हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एनसीईआरटी के लेवल की पढ़ाई के लिए हम इसका आंसर नो ही कहेंगे। पार्ट सी कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, इसका आंसर नो है, इस पर कोई डिपेंडेंस नहीं, इसीलिए इसको बुक में लिखा है, इसीलिए इसको एस्केप स्पीड बोलते हैं। बहुत से लोग एस्केप वेलोसिटी भी टर्म यूज करते हैं, पर हमें वेलोसिटी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज किसी भी डायरेक्शन में अगर इतनी स्पीड होगी तो निकल जाएगा। एंड द हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड। तो यहाँ जो मैं डिनोमिनेटर में RE ले रहा हूँ, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अर्थ की सरफेस से लॉन्च कर रहा हूँ। अगर मैं सपोज करो अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर से लॉन्च करूंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ डिनोमिनेटर में RE की जगह पे RE प्लस h हो जाएगा, और उस केस में जो मेरी एस्केप स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। तो इस वाले पार्ट का आंसर यस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं अ कॉमेट ऑर्बिट्स द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, डज द कॉमेट हैव अ कांस्टेंट लीनियर स्पीड? नो, इसका आंसर नो हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं अ कॉमेट ऑर्बिट्स द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, डज द कॉमेट हैव अ कांस्टेंट ए लीनियर स्पीड, बी एंगुलर स्पीड, सी एंगुलर मोमेंटम, डी काइनेटिक एनर्जी, ई पोटेंशियल एनर्जी, एफ टोटल एनर्जी थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, नेग्लेक्ट एनी मास लॉस ऑफ द कॉमेट व्हेन इट कम्स वेरी क्लोज टू द सन। तो इसमें एक बात हमको ध्यान क्या रखनी है कि अगर मैं पीछे जो पढ़ रहा था तो उसमें एरियल वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में तुमको मैंने बताया था कि जब कॉमेट के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है वो चूंकि 0 है, इसलिए उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, इसलिए R क्रॉस V कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो R क्रॉस V कांस्टेंट होता है, तो ये तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट हो ही गया, इसका आंसर यस हो गया। R क्रॉस V कांस्टेंट होता क्योंकि R वेरी कर रही है, इसलिए लीनियर स्पीड के लिए आंसर नो हो गया। एंगुलर स्पीड चूंकि V बाई R होती है, तो इसके लिए भी आंसर नो हो गया। काइनेटिक एनर्जी जो कि वेलोसिटी वेरी कर रही है, हम लोगों ने इस तरह के प्रॉब्लम किए भी थे कि जब कोई चीज़ दूर होती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, जब पास आती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आंसर नो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आंसर नो हो गया। लेकिन चूंकि जो मोशन है उसमें एनर्जी कंजर्व्ड है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी घट रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, इसलिए जो टोटल एनर्जी है थ्रू आउट द ऑर्बिट ये जो होगी ये कांस्टेंट होगी, इसलिए इसके लिए आंसर यस हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज लाइकली टू एफ्लिक्ट एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। अब ये कहीं से ग्रेविटेशन का सवाल नहीं है, पर चलो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, जिस तरीके से हमारी बॉडी डिजाइंड है उसमें ग्रेविटी को झेलने की हमारी बॉडी में एबिलिटी, मतलब इस तरह से बॉडी डिजाइंड है कि जो पैर होंगे वो नीचे होंगे, सर ऊपर होगा, तो हार्ट इस तरीके से ब्लड को पंप करता है कि वहां पर ग्रेविटी है। अब अगर हम इसको इस एस्ट्रोनॉट को उठा करके स्पेस में ले जाते हैं जहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू कि कोई उसके खून को ऊपर की तरफ उठा करके खींच रहा है। तो सोलन फीट तो नहीं होगा, बिकॉज जो नॉर्मल केस में मेरे पैर में खून जा करके ऊपर आ जाता है, तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो और आसानी से ऊपर आएगा, तो ये नहीं होगा। सोलन फेस हो जाएगा बिकॉज सर की तरफ ज़्यादा खून जाने लगेगा। मुझे पता नहीं है, पर होपफुली हेडेक भी होगा बिकॉज सर में ज़्यादा खून जाएगा, और ओरिएंटेशनल प्रॉब्लम तो होगी ही बिकॉज हम लोग अपना ओरिएंटेशन ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ही बनाते हैं, तो वो भी होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं इन द फॉलोइंग टू एक्सरसाइज, तो 10 और 11 दोनों के लिए सही है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग द गिवन वंस। तो 10th को देखते हैं, कह रहे हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हैज डायरेक्शन इंडिकेटेड बाई एरो ABC, या फिर कहीं वहां पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी ही नहीं, 0। तो इस चीज को करने का जो तरीका है वो क्या है कि
अगर मान लो मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है तो उसकी वजह से फील्ड कितनी है ये कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर आइडेंटिकल दूसरी हेमिस्फेरिकल बाउल रख दूं तो इन दोनों की वजह से यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो जीरो है। तो इसका मतलब जो पहले वाले की फील्ड है और जो दूसरे वाले की फील्ड है उसका वेक्टर सम जीरो हो जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि अल्टीमेटली जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो अट्रैक्टिव होगी। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, बिकॉज ये नीचे की तरफ सी ग्रेविटेशनल फील्ड से अट्रैक्ट करेगा, ऊपर वाला टुकड़ा ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तभी इनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, बी तो हो ही नहीं सकता बिकॉज अल्टीमेटली अट्रैक्टिव होनी है। और अगर मान लो इसकी फील्ड ए ऐसी होती तो ऊपर वाले टुकड़े की भी फील्ड ए ऐसे ही होती बाई सिमेट्री, और इसलिए टोटल फील्ड सेंटर पे 2a हो जाती, जो कि ऑब्वियसली हो नहीं सकती। इसलिए यहां पर सी इज द राइट आंसर। अब पार्ट 11 में इन्होंने क्या किया कि सेम सवाल पूछ रहे हैं लेकिन ये सेंटर सी से हट करके पी पे आ गए। तो पी वाले पे भी वैसे ही जो सेम लॉजिक लगेगा। तो अगर दोनों का रिजल्टेंट जीरो है तो इसका मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा, बिकॉज जो नीचे वाला टुकड़ा है वो नीचे की तरफ खींचेगा, ऊपर वाला टुकड़ा ऊपर की तरफ खींचेगा, और वो दोनों कैंसिल होकर के जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज जीरो। मास ऑफ सन दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है, और दूसरे प्लैनेट्स का इफेक्ट नेग्लेजिबल बता दिया है, और उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। तो अगर मैं ये सन को देखूं, अर्थ को देखूं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल आर लिख देता हूं, जिसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻11 है। तो सपोज करो यहां पर वो न्यूट्रल पॉइंट 10 है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मैं न्यूट्रल पॉइंट से अर्थ की दूरी को स्मॉल आर लिख दूंगा, और सन से न्यूट्रल पॉइंट की दूरी को कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख दूंगा। यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू मुझे पता है, स्मॉल आर की वैल्यू पता नहीं है। तो एन पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, इसका मतलब जो अर्थ की फील्ड है और जो सन की फील्ड है ये इक्वल एंड अपोजिट है, तभी कैंसिल होगा कि नेट फील्ड जीरो हो जा रही है, इस वजह से नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जी इंटू मास ऑफ अर्थ बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ सन बाई आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये कंडीशन लग जाएगी। तो इसको कैंसिल करूं तो यहां से आर माइनस स्मॉल आर बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ सन बाई मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। ये स्क्वायर हटा करके अंडर रूट लगा लूं तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर में एक इक्वेशन आ गई। कैपिटल आर की वैल्यू पता है, स्मॉल आर निकाल लेना और वही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के 12 प्रॉब्लम कर लिए हैं। इसके साथ मैं फर्स्ट पार्ट खत्म कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में हम लोग बाकी 13 प्रॉब्लम करेंगे, पर फिलहाल के लिए भी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।